In this lecture, we will consider Coulomb's law. Coulomb's law gives the mathematical expression for electrostatic force between two charged particles. तो उसके लिए सबसे पहले आप कंसिडर कीजिए दो चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2. ये दोनों चार्ज पार्टिकल अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड है, यानी कि ये रेस्ट पे बाय द एक्शन ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स. उसके डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं. ये दो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है और इनके बीच की सेपरेशन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है r. तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, the electrostatic force between these 2 point charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of separation between them. Mathematically अगर हम इसको express करें, the electrostatic force between these 2 point charges is directly proportional to the product of their charges. F is proportional to Q1, Q2, and the force is inversely proportional to the square of separation between them, यानी कि inversely proportional to the square of distance between them. दोनों को अगर हम एक साथ लिखें कंबाइन करके तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is proportional to Q1 Q2 by R square. अब यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हमारे पास आएगा F is equal to K Q1 Q2 by R square. This K is constant of proportionality and this K is known as Coulomb's constant. Although it is known as Coulomb's constant, the value of this Coulomb's constant was given by Henry Cavendish. At the time of Coulomb, the value of this constant was unknown, not known. तो इसको एक कांस्टेंट की तरह लेके चलते थे और फिर अकॉर्डिंगली अपने एक्सपेरिमेंट से डिडक्शन पे पहुंचे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. तो जो कूलम्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 into 10 raised to power 9. यूनिट आप यहां से देख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कूलम्स कांस्टेंट. न्यूमेरिकल के लिए आपको इस वैल्यू को ध्यान रखना है. अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कूलम्स कांस्टेंट, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है? न्यूटन. न्यूटन मींस ml T minus 2. मीटर स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर और अपॉन कूलम स्क्वायर. कूलम को हम देख चुके हैं, कूलम इज एम्पियर इनटू टाइम AT. तो वी हैव A स्क्वायर T स्क्वायर. इफेक्टिवली वी हैव m L3 T minus 4 A minus 2. This is dimensions or dimensional formula of Coulomb's constant, having 1 dimension in mass, 3 dimension in length, minus 4 dimension in time and minus 2 dimensions in current, that is ampere. तो ये हमारे पास हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ Coulomb's constant. अब अगर हम कंडीशंस में जाएं कि Coulomb's law कब वैलिड है, तो हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं जहां पे केवल तभी हम कूलम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं. तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि कूलम्स लॉ इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस ओनली. कि जो दोनों चार्ज हैं, जिन भी चार्ज पार्टिकल्स के बीच में हम फोर्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वो पार्टिकल्स कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्जेस, यानी कि उनका साइज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. तो अगर हमारे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं. अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इसकी डायमेंशन d1 है, इसकी डायमेंशंस d2 है, यानी कि आप ये मान लो स्फेरिकल है, हम रेडियस की बात कर सकते हैं और इनके बीच की सेपरेशन r है. इफ r इज मच लार्जर देन d1 एंड r इज मच लार्जर देन d2, तो हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को कैसे ट्रीट कर सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह.
तो पहला जो पॉइंट हो गया वो ये कि वो दोनों चार्जेस कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस, तभी हम कूलम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो हम उनको एक पॉइंट चार्ज की तरह तब ट्रीट कर सकते हैं जब उनकी डायमेंशंस, उनके बीच की सेपरेशन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो। दूसरा पॉइंट कि द टू चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट, कि वो जो दोनों चार्जेस हैं वो किस पे होने चाहिए, रेस्ट पे होने चाहिए, क्योंकि कूलम्स लॉ किसकी वैल्यू प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मींस फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स व्हेन द चार्ज पार्टिकल्स आर एट रेस्ट। तो वो दोनों चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होने चाहिए। अब इन जनरल ये भी फॉलो नहीं होता है कि बहुत से चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं, तो इसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, इफ v is very less than c, where v is speed of object is speed of charge and c is speed of light in vacuum। तो अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत स्मॉल है, नेग्लिजिबल है, तो हम मान सकते हैं कि वो जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आएंगे कम्स इनटू प्ले, उनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो आइडियली एप्लीकेबल व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट, बट अगर वो मूव भी कर रहे हैं लेकिन उनकी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में बहुत नेग्लिजिबल है, तो इस इफेक्ट को भी हम नेग्लेक्ट कर देंगे। एंड द थर्ड पॉइंट, द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन 10 raised to power minus 15 meter, which is also known as Fermi or femtometer. One Fermi or one femtometer is 10 raised to power minus 15 meter. तो दोनों चार्ज के बीच की सेपरेशन 10 raised to power minus 15 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। ये क्यों? अगर उनके बीच की सेपरेशन 1 फर्मी से ज्यादा नहीं होगी तो ये किसका साइज है, दैट इज साइज ऑफ न्यूक्लियस। इसका मतलब वहां पे कौन से फोर्स कम्स इनटू प्ले आ जाएंगे, न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि वहां पे हम क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करनी पड़ जाएगी। तो इसलिए इन जनरल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है कि वो दोनों पॉइंट चार्ज होने चाहिए, वो रेस्ट पे होने चाहिए, और उनके बीच की सेपरेशन 1 फर्मी से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे अगर वो पॉइंट चार्जेस नहीं होंगे तो चार्ज इंड्यूस होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा और फिर फोर्स चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर वो रेस्ट पे नहीं होंगे तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट विल कम इनटू द प्ले, और अगर सेपरेशन 10 raised to power minus 15 मीटर से ज्यादा नहीं होगी देन क्वांटम मैकेनिक्स विल कम इनटू द प्ले। तो इसको अवॉइड करने के लिए इन जनरल इन तीन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस कंसीडर कर लेते हैं ऑन कूलम्स लॉ। तो अभी हमारे पास एक सिंपल एक्सप्रेशन है बस कि द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is given by the expression F is equal to K Q1 Q2 by R square, where K is Coulomb's constant। तो एक सबसे सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कि कंपेयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ए पेयर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन separated by a fixed distance। तो हमारे पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है and they are separated by a fixed distance, और दोनों अपनी पोजीशन पे फिक्स हैं। तो हम कंपेयर करना चाह रहे हैं इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए अगर हम एक्सप्रेशन लिखे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 Q2 दोनों का चार्ज सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट है, हम केवल मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर रहे हैं। तो K E इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को देखें F G, तो G m1 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू m2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन आर स्क्वायर। दोनों का अगर रेशियो देखें, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ हमारे पास के ई स्क्वायर और यहाँ पे जी एम पी एम ई। के की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज
1.6 into 10 raised to power minus 19 का होल स्क्वायर अपॉन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 into 10 raised to power minus 11 into mass of proton. Mass of proton approximately 1.6 into 10 raised to power minus 27 kg. Mass of electron is 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. इसको आप कैलकुलेट करोगे और ये फोर्स हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आएगा 2.4 into 10 raised to power 39 इन दोनों फोर्सेस का रेशियो। तो हम कह सकते हैं अगर इस वैल्यू को हम डिस्कार्ड भी कर दें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन ए प्रोटॉन एंड ए इलेक्ट्रॉन is 10 raised to power 39 times of gravitational force between them separated by the same distance. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि electrostatic force is much more powerful than gravitational force. Between a proton and electron, it is 10 raised to power 39 times stronger than the gravitational force. Next question consider करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड है Q1 Q2 और इनके बीच की सेपरेशन है 1 मीटर. टू चार्ज पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 1 मीटर एंड आर फिक्स्ड एट देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन. क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल्स. किन चार्ज पार्टिकल्स के बीच में मिनिमम पॉसिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा और कोई इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है. तो हमारे पास F is equal to K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. R की वैल्यू दी हुई है 1 मीटर तो फोर्स आ गया K Q1 Q2 अपॉन 1 का स्क्वायर 1. अब जो K है वो कांस्टेंट है, K is कूलम्ब्स कांस्टेंट. तो अब जो फोर्स है वो किसके प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है Q1 एंड Q2. तो फॉर F2 भी मिनिमम फोर्स तभी मिनिमम होगा जब Q1 Q2 का प्रोडक्ट मिनिमम होगा. और आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम. तो Q1 Q2 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? इज इक्वल टू दोनों इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो जाए यानी कि E स्क्वायर. तो दोनों के बीच में F मिनिमम इज इक्वल टू K E स्क्वायर. E की वैल्यू 1.6 into 10 raised to power minus 19, K की वैल्यू 9 into 10 raised to power 9. रेस्ट इज जस्ट कैलकुलेशन पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करें. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इसके पास चार्ज Q है. अब इस जो ऑब्जेक्ट का दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया और दोनों को एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे रख दिया, यानी कि हम उनको ऑलमोस्ट पॉइंट साइज के तरह कंसीडर कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर सकते हैं. तो इसको ब्रेक किया दो पार्ट में, दोनों को लार्ज डिस्टेंस पे रख दिया. लेट्स से उनके बीच का डिस्टेंस है D जो उनके साइज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, तो हम उनको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं. एक पे चार्ज है स्मॉल q, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दूसरे पे चार्ज कितना होगा Q माइनस कैपिटल Q माइनस स्मॉल q. क्वेश्चन में पूछा यह है फाइंड दिस रेशियो सो दैट force between these two parts is maximum. कि रेशियो कितना हो कि जो दो उस बड़े चार्ज के हमने दो छोटे पार्ट किए थे उन दोनों पार्ट्स के बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम है. तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सबसे पहले फोर्स बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल्स K Q1 Q2 कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन D स्क्वायर सेपरेटेड बाय ए फिक्स्ड डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस फिक्स है.
तो यहाँ पे d फिक्स है, k कांस्टेंट है। तो द ओनली वेरिएबल हियर इज स्मॉल q। कैपिटल Q भी फिक्स है क्योंकि वो तो इनिशियल चार्ज था। एंड फॉर मैक्सिमा और मिनिमा द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 0। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर मैक्सिमा इज नेगेटिव एंड फॉर मिनिमा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। तो पहले हम देखिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, हम यहाँ मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, df बाई dq, k बाई डी स्क्वायर कॉन्स्टेंट, कैपिटल Q कांस्टेंट, स्मॉल q का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू q 1 माइनस q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2q, दिस इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा। तो यहां से क्या आ गया, q माइनस 2q इज 0, q बाई कैपिटल Q इज इक्वल टू 1 बाई 2। अब हम ये कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है? तो उसके लिए आप क्या करो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, k बाई डी स्क्वायर q इट माइनस 2q। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखें, डी स्क्वायर f बाई डी क्यू स्क्वायर, k बाई डी स्क्वायर, q कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 2 एज इट इज, q का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आया, माइनस 2kq डी स्क्वायर, k पॉजिटिव, डी स्क्वायर पॉजिटिव, सो दिस वैल्यू इज नेगेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव है, इट मींस दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। आप कंसीडर करो कि हमारे पास दो आइडेंटिकल स्फेयर है और इन स्फेयर का साइज बहुत स्मॉल है, लेट्स से स्फेयर A एंड B, और इनके बीच की सेपरेशन है R। दोनों स्फेयर आइडेंटिकल है और इन पे चार्ज भी सेम है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो है F। ऑब्वियसली बात है, उसको हम इस तरह लिख सकते हैं kq स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अब हमने क्या किया, एक और आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर लिया, लेकिन वो अनचार्ज्ड है। ए थर्ड अनचार्ज्ड आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर C is brought in contact first with A and then brought in contact with B and then finally removed। तो जो हमने थर्ड चार्ज स्फीयर लिया C, वो जो कि A और B के आइडेंटिकल है, साइज शेप में भी और मटेरियल का भी सेम बना हुआ है, लेकिन उस पे कोई चार्ज नहीं है। पहले उसको हम A के कांटेक्ट में लेके आए, फिर उसको B के कांटेक्ट में लेके गए और फाइनली उसको हमने वहां से रिमूव कर दिया। अब नया फोर्स क्या होगा बिटवीन A एंड B? तो जब हम C को A के कांटेक्ट में लाए तो C के ऊपर कोई चार्ज नहीं था और A के ऊपर टोटल चार्ज था Q, तो दोनों के ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया, स्मॉल q। अब आइडेंटिकल है तो चार्ज हमने पढ़ा था चार्जिंग बाई कंडक्शन में, अगर आइडेंटिकल बॉडीज है तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो दोनों पे चार्ज कितना आ गया, q/2 q/2। फिर इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, तो अब A बचा सिर्फ, A पे अब चार्ज कितना हो गया, q/2। फिर C को हम किसके कांटेक्ट में ले गए, B के कांटेक्ट में, B के कांटेक्ट में ले गए C को। B पे पहले से चार्ज कितना था, स्मॉल q, और C जो उसको A के कांटेक्ट में लाए तो C पे चार्ज कितना आ गया, q/2। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, q + q/2 3q/2। अब दोनों कांटेक्ट में है तो दोनों पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो चार्ज कितना हो गया, 3q/4 3q/4। फिर हमने C को फाइनली यहां से रिमूव कर दिया, तो जब C को रिमूव कर दिया तो अब B पे बचा हुआ चार्ज कितना है, 3q/4। सेपरेशन A और B के बीच की अभी भी उतनी है R। तो अब जो नया फोर्स आया F डैश इज K q1 q2 अपॉन R स्क्वायर, 3/8 K q1 q2 अपॉन R स्क्वायर।
और ये आप क्लियरली देख सकते हो कि F कितना था KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर। तो जो नया फोर्स आया है यहाँ पे वो कितना हो गया, F डैश इज इक्वल टू 3/8 टाइम्स ऑफ प्रीवियस फोर्स। नया जो फोर्स है बिटवीन A एंड B नोट चार्ज, द न्यू फोर्स बिटवीन A एंड B इज 3/8 टाइम्स ऑफ द इनिशियल फोर्स। एक और क्वेश्चन हम यहां पे कंसीडर करते हैं। मान लो हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं और दोनों स्ट्रिंग्स सेम पॉइंट से कनेक्टेड है और दोनों स्ट्रिंग्स से आइडेंटिकल मेटल चार्ज अटैच्ड। ठीक है, ये जो मेटल चार्ज है मास m क्यू, इसका भी मास m और चार्ज q, दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ l। और ये जो स्ट्रिंग है हमारे पास इनएक्सटेंसिबल है, यानी कि इसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती। दोनों स्ट्रिंग सेम पॉइंट से कनेक्टेड है और दोनों स्ट्रिंग वर्टिकल से सेम एंगल बना रही है थीटा। तो हम रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं बिटवीन द गिवन टर्म्स। तो पहले आप इसको देखिए, सिचुएशन क्या है। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, स्ट्रिंग में टेंशन इधर होगी, इस स्ट्रिंग में भी टेंशन होगी और ग्रेविटेशनल फोर्स वेट विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और तो स्टार्टिंग में दोनों जो स्ट्रिंग थी वो इस तरह थी, फिर चार्ज है उसकी वजह से रिपल्सन हुआ, एक दूसरे से मूव करेगी और जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा यानी कि इक्विलिब्रियम में हो जाएगी तो वहां पे वो जाके रुक जाएगी। तो हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है बिटवीन थीटा m q g, इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम इन दोनों में से किसी भी एक का फ्री बॉडी डायग्राम देख लें। इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम आप कंसीडर करो तो इसका वेट mg एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन और ये डिस्टेंस मान लो इनके बीच में r, तो kq स्क्वायर बाई r स्क्वायर। और अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टेंशन T। और आप देख सकते हो इस डायग्राम से अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, ये और ये लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्स लाइन, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। तो ये एंगल यहाँ पे थीटा, अगर t का हम इधर कंपोनेंट ले तो इधर t cos थीटा और अगर t का इधर कंपोनेंट ले तो t sin थीटा। तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो एंड नेट वर्टिकल फोर्स जीरो। तो हॉरिजॉन्टल में t sin थीटा इधर और ये इधर, तो क्योंकि इक्विलिब्रियम में है t sin थीटा इज इक्वल टू kq स्क्वायर बाई r स्क्वायर एंड t cos थीटा इज इक्वल टू mg। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो sin थीटा बाई cos थीटा, t से t कैंसिल आउट, tan थीटा इज इक्वल टू kq स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर mg। तो एक तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास। अब वो डिपेंड करेगा कि कौन से पैरामीटर्स दिए हुए हैं और क्या पैरामीटर आपसे पूछा जा रहा है। एक और चीज जो यहाँ पे आप रिलेशन देख सकते हो, अगर ये हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है और टोटल डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस कितना होगा सेंटर से r/2। तो यहाँ से भी हमारे पास रिलेशन है। अगर हम यहाँ पे देखें तो sin थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sin थीटा इज इक्वल टू r/2l। अब इसमें अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर केस और हम कंसीडर कर लें, अगर मान लो रीजन जो है, रीजन इज ग्रेविटी फ्री रीजन, तो फॉर ग्रेविटी फ्री रीजन यानी कि g इज इक्वल टू 0। तो अगर g 0 तो tan थीटा
tan theta is not defined, that is infinity, and tan theta is sin theta upon cos theta. It means theta is equal to 90 डिग्री। तो अगर यही अरेंजमेंट हमने ग्रेविटी फ्री रीजन में ले जाके रख दिया तो ये दोनों स्ट्रिंग्स किस तरह हो जाएगी, बिल्कुल वर्टिकल, इस पॉइंट से कनेक्टेड है, ये स्ट्रिंग्स इस तरह से हो जाएगी। L L यहाँ पे जो फोर्स होगा, टेंशन इधर और इधर k q स्क्वायर अपॉन L प्लस L 4L स्क्वायर। सेम वे में यहाँ पे इधर टेंशन T, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन k q स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर। वर्टिकल से एंगल बना रही थी ये थीटा 90 और इधर भी 90। तो दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल तो हो जाएगा एंगल बिटवीन स्ट्रिंग्स इन ग्रेविटी फ्री रीजन 180, और टेंशन कितनी हो जाएगी, k q स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर। इस केस में अगर हमें टेंशन निकालनी होती है तो ये जो दो इक्वेशन है 1 और 2, इन दोनों को स्क्वायर करते और ऐड कर देते, t स्क्वायर कॉमन आ जाता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, k q स्क्वायर बाई r स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। अगर t निकालना होता तो ये टर्म हमारे पास क्या हो जाती, स्क्वायर। फिर हम g की वैल्यू अगर 0 पुट करते आंसर सेम आता। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस कंसीडर किए रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, और फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इन ए मीडियम। थैंक यू।